ना करदा गुनाहों की भी हसरत की मिले दाद, या रब अगर ये करदा गुनाहों की सज़ा है। जी, कश्मीर के मोहम्मद अली भट्ट, लतीफ़ वाजा और मिर्ज़ा निसार के इन्हीं नाकर्दा गुनाहों की सज़ा 23 साल जेल में, और बाद में सबूतों के अभाव में रिहा। नमस्कार, मैं शशि शेखर, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे यूएपीए अमेंडमेंट बिल की, जो कल राज्यसभा से भी पास हो गया। आखिर क्या खास है इस बिल में जो इस पर इतनी चर्चा हुई और जो मुझे अपनी बात इस शेर से शुरू करनी पड़ी। सवाल है कि क्या उन नाकर्दा गुनाहों की भी सजा मिलेगी जिसे किसी ने किया ही नहीं, और 23 साल जेल में बिताना पड़ा। आखिर उसके साथ हुई इस नाइंसाफी का फैसला कौन करेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? शायद कोई नहीं। तो यूएपीए बिल में हम आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें अमेंडमेंट के जरिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। वो बदलाव ये है कि अब सरकार एनआईए के जरिए किसी भी व्यक्ति को, जहां पहले संस्था को आतंकी घोषित किया जाता था, अब किसी व्यक्ति को भी आतंकी घोषित किया जा सकेगा। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसके मायने क्या है? यह क्यों एक खतरनाक चीज है? अब इस चीज को ऐसे समझिए कि अभी हमारी एक मौजूदा सांसद है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, भोपाल से चुनाव जीत कर आई है। उन पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में केस चल रहा है। वो उस चार्जशीट में आरोपी नंबर 1 है। वो जमानत पर है, वो चुनाव लड़ सकती थी, चुनाव लड़ी, चुनाव जीत कर आई और अभी वो माननीय सांसद है। जो मौजूदा संशोधन हुआ है कि जिसमें सरकार एनआईए के जरिए किसी को आतंकी घोषित कर सकती है, अगर ये प्रावधान पहले से ही यूएपीए एक्ट में होता तो क्या ये संभव था? क्या ये संभव हो सकता था कि तत्कालीन सरकार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को आतंकी घोषित कर देती? तो क्या होता? क्या फिर वो चुनाव लड़ पाती? या फिर अभी जो आरोप लगाए जा रहे हैं, चलिए मैं इस तरह से इसको समझाता हूं कि अभी एक बहुत बड़े वर्ग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव बम ब्लास्ट में फंसाया, जानबूझकर फंसाया। मतलब तत्कालीन सरकार ने यूएपीए का मिसयूज किया। तो अगर हम इस बात को मान लें कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को फंसाया गया है, तो इस बात की गारंटी कौन देगा कि अन्य किसी मामले में किसी व्यक्ति को कोई भी सरकार, वो मौजूदा सरकार हो या आने वाले वक्त की कोई सरकार हो, वो उसे जबरन या किसी द्वेषपूर्ण नजरिए से उसे न फंसाए? तो अगर कोई व्यक्ति आतंकी घोषित हो जाता है तो एक तो उसका जो सामाजिक और पारिवारिक जीवन है वो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। वो भले रिहा हो जाए 20 साल 25 साल बाद, लेकिन उसके बाद भी उसका समाज, उसके आसपास के लोग उसको एक आतंकी के नज़रिए से ही देखते हैं। ये अभी तक की मैं बात कह रहा हूँ, जहाँ वो बाइज्जत बरी होकर भी निकलते हैं। कई लोग निकले हैं, जैसे दिल्ली का एक लड़का आमिर, 16-17 साल उसने जेल में बिताए और बाद में वो बाइज्जत बरी होकर निकला। लेकिन कई लोग, मैं ऐसे कई सम्मेलनों में गया हूँ जहाँ पे इस तरह के लोग आए हैं, चाहे वो अक्षरधाम बम ब्लास्ट केस का मामला हो या आमिर जो मैंने बात की, दिल्ली बम ब्लास्ट से जुड़ा हुआ एक आरोपी था। इन लोगों ने कहा, अपना जो शेयर किया उसमें उन्होंने बताया कि हम भले अदालत से रिहा हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं, लेकिन समाज, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, परिवार, नाते रिश्तेदार फिर भी हम पर शक करते हैं। ये तब की स्थिति है। लेकिन अब जो हो रहा है, जहां कानूनी तौर पर सरकार और एनआईए किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित कर देगी, उसके बाद उस व्यक्ति का जीवन क्या होगा? मैं ये नहीं कह रहा कि इसका हमेशा मिसयूज ही होगा, लेकिन मिसयूज हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है इस देश में कि पोटा जैसे कानून का, ये भी एक एंटी टेरर लॉ था, पोटा जैसे कानून का पॉलिटिकल इस्तेमाल हुआ है।
यूपी में हुआ है, राजा भैया के खिलाफ हुआ है, तमिलनाडु में जयललिता ने वायको के खिलाफ किया है, इवन झारखंड में आदिवासियों के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल हुआ। बाद में जब सरकार को ये लगा कि इस कानून का ज़्यादा मिसयूज हो रहा है तो उसे रिपील किया गया। उसके बाद यूएपीए आया। तो सवाल यह है कि संस्था और व्यक्ति, जब हम किसी संस्था को, सरकार का ये तर्क है कि चूंकि व्यक्ति से संस्था बनती है या व्यक्ति ही विचार को फैलाता है, इस वजह से, जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में बार बार यासीन भटकल का उदाहरण दिया और कहा कि उसे कोलकाता पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन चूंकि उसके फिंगरप्रिंट और उपलब्ध नहीं थे और उसने अपना नाम गलत बता दिया, इस वजह से वो छूटकर चला गया और बाद में फिर बड़े आतंकी वारदात को अंजाम दिया उसने। बात सही है, लेकिन इस तरह के यासीन भटकल जैसे किसी आतंकी को या किसी भी इस तरह के आतंकी को पकड़ने, पहचानने, डिटेक्ट करने का और भी जरिया हो सकता है। अब हम तकनीकी रूप से और भी मजबूत हैं, हमारे पास आधार है, आधार के जरिए हम यह काम कर सकते थे, और भी कई उपाय तकनीकी किए जा सकते थे। लेकिन एक सरल रास्ता ये कि हम जिस पे शक हो उसको हम आतंकी घोषित कर दें, इसका अगर बेजा इस्तेमाल होता है तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। दूसरी बात इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, शुरुआती दौर में तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया, इस अमेंडमेंट का, लेकिन राज्यसभा में उसने इसको सपोर्ट किया। उसके भी यही कंसर्न थे कि इसका पॉलिटिकल मिसयूज भी हो सकता है। तो सवाल है कि जब आपके कंसर्न ये थे तब आपने कैसे इस बिल को सपोर्ट किया, इस अमेंडमेंट को कैसे सपोर्ट किया? तो फिर यहाँ ये कहना मुझे लगता है जायज़ होगा कि सब मिले हुए हैं, जनता के खिलाफ सब मिले हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए। हमने पिछली सरकार ने भी जो हमारे पास एनआईए है, एनआईए के अलावा नेट ग्रिड और भी एनसीटीसी जैसी संस्थाएं बनाने की बात की थी। हम बना भी सकते हैं। आतंकवाद वाकई हमारे देश की एक बड़ी समस्या है, बल्कि कहें तो पूरी दुनिया की एक बड़ी समस्या है। उससे जितनी कठोरता से लड़ना चाहिए हमें ज़रूर लड़ना चाहिए। उसके लिए कानून भी हो, उसके लिए मैकेनिज़्म भी हो। एनआईए के साथ साथ और भी अगर कोई जोड़ी संस्था लगता है तो इंटेलिजेंस का हो या इन्वेस्टिगेशन का हो, प्रोसीडिंग्स का हो, वो करना चाहिए। लेकिन किसी कानून को इतना सख्त नहीं बनाना चाहिए जिसका बेजा इस्तेमाल हो। हमने देखा है टाडा का भी बेजा इस्तेमाल होते हुए, हमने देखा है पोटा का भी बेजा इस्तेमाल होते हुए, और हमने देखा है कि साधारण कानून का भी बेजा इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें भी जो सबसे दिक्कत की बात है वो ये है कि इसका जो पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है तो खतरनाक है, तो खतरे की बात है। एक अंतिम बात कहूँगा, इस अमेंडमेंट को लेकर जब विपक्ष ने सवाल उठाए तो गृह मंत्री का ये कहना था कि आतंकी घोषित करने के बाद भी 4 लेयर पे स्क्रूटनी का ऑप्शन हमारे पास है। एक रिव्यू कमेटी बनेगी, उसमें एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे जो रिव्यू करेंगे कि जिनको आतंकी घोषित किया गया है वो सही है या नहीं है। मेरा कहना ये है कि ये एक लंबा प्रोसीजर है। अगर किसी व्यक्ति को उसके ना करदा गुनाह, ना किए हुए गुनाह के लिए आतंकी घोषित किया जाता है और एक लंबा वक्त लगता है उसको, मान लीजिए रिव्यू कमेटी से साल 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद ही उसको अगर ये मान लिया जाता है कि नहीं वो आतंकी नहीं है, और फिर आप उससे वो टैग हटाते हैं, लेकिन तब तक तो उस व्यक्ति का जीवन कितना कष्टमय होगा इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मेरा सिर्फ ये मानना है और ये कहना है कि आप आतंकवाद के खिलाफ कठोर कानून बनाइए, आतंकियों के खिलाफ कठोर कानून बनाइए, लेकिन किसी भी कानून को इतना सरलीकृत मत कीजिए कि जिसका बेजा इस्तेमाल हो, जिसका पॉलिटिकल माइलेज उठाने के लिए इस्तेमाल हो। जैसा कि यह आशंका जाहिर की जा रही है कि इस प्रोविज़न का भी इस्तेमाल हो सकता है कि आने वाले समय में कोई सरकार करे। यूएपीए अमेंडमेंट बिल पर आज बस इतनी ही बात। आगे हम फिर किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। नमस्कार।